हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने वीडियो 2018 को 22 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था, उसमें प्रथम पाली में जो हिंदी के 50 प्रश्न आए थे, उनका मैंने एक वीडियो आप लोगों को दे दिया है ऑलरेडी। और ये आज सेकंड वीडियो है, जिसमें आप लोगों को जो सेकंड पाली में द्वितीय पाली में जो एग्जाम हुआ था 22 दिसंबर को वीडियो का, उसके जो 50 प्रश्न हिंदी के पूछे गए थे, जिनमें लगभग कुछ 7 से 8 प्रश्न जो है गद्यांश के थे। गद्यांश मैं यहाँ पे नहीं बताने जाऊँगा। बाकी उसके अलावा जितने भी प्रश्न आए थे, मैं सबको आज कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, एग्जाम की तैयारी में आप लोग लगे रहिए, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हों, चाहे जूनियर असिस्टेंट का, चाहे वीडियो एग्जाम का, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हैं। थोड़ा सा लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, अपनी तैयारी को दुरुस्त करते रहिए, ताकि जो है जब एग्जाम की डेट आए तो आपको लगे कि हाँ, मेरी तैयारी कंप्लीट है और मैं बहुत अच्छे से पेपर देने जा रहा हूँ। नहीं तो लोग ऐसे पेपर का इंतजार कब आएगा, कब होगा करते करते जब डेट आ जाएगी, तब भी बोलेंगे कि मेरा टाइम मुझे कम मिला। ठीक है, तो इस तरीके से उन लोगों की कैटेगरी में आप मत रहिए, आप तैयारी करते रहिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न जो है पूछा गया था, ये द्वितीय पाली के जो 50 प्रश्न पूछे गए थे हिंदी की वो हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप रीजनिंग की, जीएस की जितने भी सारे सेट पूछे गए थे, सारे के सारे वीडियो एग्जाम का एक प्लेलिस्ट जो है मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैं सारे के सारे डालूंगा क्वेश्चन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारे जो है इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें, और वीडियो एग्जाम के लिए कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं, ई चा छा जा झा ञा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। इसका उच्चारण स्थान मुख से कहाँ से होता है? तो हमारे मुख से 5 जगहों से कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरीके से 5 जगहों से वर्णों का उच्चारण होता है। तो पूछ रहा है ई चा छा जा झा इया का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आपको पता होगा कि 5 जो वर्ग होते हैं, कचट तप, तो चा वर्ग का जो उच्चारण होता है वो तालु से होता है, का वर्ग का उच्चारण खंड से होता है, और चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। तो इसमें चा छा जा झा इया ये तालु आया है, तो जो लोग इसके बारे में जानकारी रखते होंगे, वो ई को भी जो है उसी में लगा देंगे, क्योंकि ऑप्शन में कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसमें तालव्य ही जो है इसका ऑप्शन सही होता। ठीक है, ई इसका मतलब जो ई है, ये भी आपका जो है ये तालु से बोला जाता है। ई ठीक है। उ जो होता है वो ओष्ठ से बोला जाता है। जब उ बोलते हैं आप, तो आपका ओष्ठ जो है आगे आता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? पूछा था कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ऑप्शन था अक्षर, स्वर, व्यंजन और अनुस्वार। ये 4 ऑप्शन थे, अक्षर, स्वर, व्यंजन और अनुस्वार। ध्यान दीजिएगा, उसमें शब्द नहीं था। तो इसमें जो होता है एक से अधिक वर्णों की मेल को उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर। अब अक्षर और शब्द में फर्क क्या है? अगर यही बोलता कि एक से वर्णों की सार्थक मेल को क्या कहते हैं, तब आप शब्द कहते हैं। लेकिन ये जो अक्षर होता है, ये शब्दांश होता है, शब्द का एक अंश होता है। जैसे अचानक, मान लीजिए अचानक, अचानक एक शब्द है, ठीक है, अचानक। लेकिन अगर आप इसको शब्दांश में तोड़ेंगे, तो अचानक, इस तरीके से तीन जो है अंश में इसका जो है शब्दों का जो है ये अंश में टुकड़ों में इससे विभाजित हो रहा है। अचानक। अब बोलने में भी लग रहा है कि हाँ, सब सही है। तो इस तरीके से इसको जो है कई ध्वनियों की जो मेल को क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं, या ये शब्दांश, शब्दों के अंश होते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो ऑप्शन होता वो अक्षर होता। ठीक है, तो इसमें जो है ये ना ना इसमें जो है आपका स्वर है, ना व्यंजन है, ना अनुस्वार है। ये क्या होते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो आपके बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्वर संधि पूछ रहा है। स्वर संधि कौन सी है? पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ था एग्जाम में, और पूछा था कि इसमें से स्वर संधि कौन सी है। तो ये देखिए, इसमें हलंत आया है, सदगति में ये व्यंजन हो गया। दिग्दर्शन, इसका भी जब आप करेंगे दिग प्लस दर्शन, ये भी जो है हलंत के साथ लगेगा, ये भी व्यंजन संधि हो जाएगा। उज्जन, उद्धन, ज्वल, इस तरीके से ये भी व्यंजन संधि हो जाएगा। तो ये पुस्तकालय जो आपका हुआ, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, ये आपका क्या है? ये आपका स्वर संधि है। और पुस्तक धन आलय, आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बन रहा है, तो ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, पुस्तकालय। इस तरीके से ये ऑप्शन आपका पुस्तकालय सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। गगनचुंबी में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा गया था, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं, और गगनचुंबी के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दिया था, और पूछ रहा था कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। गगन मतलब क्या होता है? आकाश। गगन को चूमने वाला मतलब तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें कारक आ गया है, और जिसमें कारक का भी समास करने पर जिसमें कारक का लोप हो जाता है और उत्तर पद प्रधान होता है, गगन चुंबी, उत्तर पद इसमें जो है क्या होता है? वो
प्रधान होता है तो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी था, तत्पुरुष था, उसके बाद कर्मधारय समास था, बहुब्रीहि समास था। इस तरीके से 3-4 समास थे जो है, जिनमें ऑप्शन इसमें क्या होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर ये पूछता कि कौन सा तत्पुरुष समास है, अगर ये भी पूछ सकता था कि गगनचुंबी में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो ये गगन को चूमने वाला, को मतलब जो होता है वो कारक, कर्म का रूप होता है, कर्म का जो है वो चिन्ह होता है, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ये कर्म तत्पुरुष हो जाता। तत्पुरुष में कौन सा होता, कर्म तत्पुरुष हो जाता ये गगनचुंबी। ये भी एग्जाम में पूछ सकता, अगर थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करता वो एग्जाम क्वेश्चन को, तो ये भी पूछ सकता था कि गगनचुंबी में कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अब इसमें पूछ रहा है कि ये अपशब्द दिया हुआ है, इसे अंडरलाइन किया है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कह रहा है कि रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ये व्याकरण की दृष्टि से अपशब्द क्या है, ये संज्ञा है। ऑप्शन में था संज्ञा के अलावा भी विशेषण, अव्यय, उपसर्ग, इस तरीके से था, लेकिन न विशेषण है ये, न ये जो है आपका अव्यय है, न उपसर्ग है, अपशब्द क्या है, ये संज्ञा है। ये क्वेश्चन पूछा था। अफसोस में नहीं जा सका। अब अफसोस में पूछ रहा है कि ये अंडरलाइन जो है अफसोस, ये क्या है, ये शोक सूचक है कि संबंध सूचक है कि आश्चर्य सूचक है कि हर्ष सूचक है। तो अफसोस में नहीं जा सका, इसका दुख हो रहा है, मतलब ये शोक सूचक है। ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन जो उसमें रहता वो शोक सूचक अव्यय, शोक सूचक अव्यय जो होता है ये होता है। ठीक है। तो ये शोक सूचक अव्यय है। अफसोस में नहीं जा सका, अव्यय पूछा था तो शोक सूचक अव्यय। नेक्स्ट है तत्सम शब्द पूछ रहा है कि तत्सम शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोयल, कुक्कुर, लाख, भीतर। तो इसमें कोयल ये तद्भव है, कुक्कुर ये तत्सम शब्द है। ठीक है। कुक्कुर जो होता है ये तत्सम शब्द होता है, बाकी लाख और भीतर ये तद्भव है। कोयल दिया हुआ है, कोयल का जो तत्सम होता है वो कोकिल होता है। क्या होता है, कोकिला, कोकिला। ठीक है। कोयल का कोकिला होता है। लाख का लक्ष्य होता है, लाख का लक्ष्य, लक्ष्य इस तरीके से लक्ष्य होता है। और भीतर का आभ्यंतर होता है, भीतर का आभ्यंतर, भीतर का तत्सम क्या होता है, आभ्यंतर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट है तद्भव शब्द पूछा है कि इसमें तद्भव शब्द क्या है, आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास। तो इसमें तद्भव शब्द पूछा है, इसका मतलब 3 तत्सम है और एक तद्भव है। तो इसमें जो आलस है ये आपका तत्सम, ये आपका तद्भव है। आलस का जो तत्सम होता है वो आलस्य होता है, आलस्य, आलस का जो तत्सम होता है वो आलस्य होता है। बाकी अंधकार है, अंधकार का तद्भव क्या होता है, अंधकार तत्सम शब्द है, अंधकार का तद्भव होता है अंधेरा। बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज करता है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि अंधेरा देखने में तो, सुनने में तो जैसे लगता है कि तत्सम है, लेकिन अंधेरा जो होता है वो तद्भव होता है। अंधेरा का तत्सम जो होता है वो अंधकार होता है। ठीक, ठीक है। उल्लास, उल्लास ये तत्सम है, इसका तद्भव जो होता है वो हुलास होता है, हुलास, इसका तद्भव जो होता है वो हुलास होता है। नेक्स्ट है पूछा है अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं। अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं, कौन सा है ऑप्शन, अर्ध तत्सम शब्द क्या है। तो रात्रि, दई, बच्चा, कान। रात्रि ये तत्सम शब्द है, बच्चा ये भी तत्सम शब्द है, कान ये क्या है, ये तद्भव है, लेकिन ये दई जो है ये अर्ध तत्सम शब्द है। दई जो है इसका जो तद्भव तत्सम होता है वो दैव होता है, जो तत्सम होता है वो दैव होता है, दैव। दई अर्ध तत्सम है और दैव जो होता है ये तत्सम है। अर्ध तत्सम शब्द होता क्या है, अर्ध तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो तत्सम शब्दों से बहुत मामूली परिवर्तन के बाद जो है हिंदी भाषा में चले आए हैं। अब जैसे अग्नि हो गया, जैसे अग्नि, अग्नि हो गया, ये अगिन, इसको पहले इस तरीके से लिखा जाता था अगिन, तो ये बहुत मामूली परिवर्तन के बाद जो है आ गया है तत्सम शब्द। अगिन अर्ध तत्सम शब्द हो गया और अग्नि जो हो गया वो तत्सम शब्द हो गया। मतलब बहुत मामूली परिवर्तन के साथ जो है हिंदी भाषा में चले आए हैं, उन्हें जो है अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दई हो गया, दई का तद्भव क्या हो गया, तत्सम क्या हो गया, दैव। अब नेक्स्ट पूछा है विदेशी शब्द कि इसमें विदेशी शब्द कौन सा है, ग्लास है कि अचल है कि आश्चर्य है कि छाता है। तो ग्लास जो होता है ये आपका, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये विदेशी शब्द है। इसके अलावा बाकी अचल, आश्चर्य और छाता सब देशज शब्द हैं। अब बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पूछ रहा है कि संज्ञा कौन सी है। देखिए इसमें आसमानी, नियमित,
पाश्चात्य और अनुशासन, 4 शब्द दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसमें संज्ञा कौन सी है। तो तीन विशेषण है, तीन इसमें विशेषण है और एक संज्ञा है। वही पूछ रहा है संज्ञा कौन सा है। आसमानी ये विशेषण है, नियमित ये भी विशेषण है, पाश्चात्य ये भी विशेषण है, अनुशासन ये आपका संज्ञा है। अनुशासन संज्ञा है और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, अनुशासित। इसका विशेषण हो जाएगा अनुशासित, अनुशासित इसका विशेषण हो जाएगा। और आसमानी है, आसमानी का संज्ञा क्या होगा, आसमान। नियमित है, नियमित का संज्ञा क्या होगा, नियम। और पाश्चात्य है, पाश्चात्य एक विशेषण है, विशेषण इसका संज्ञा क्या होगा, तो पश्चिमी। पश्चिमी का जो है पश्चिमी संज्ञा शब्द होता है और पश्चिमी का जो है विशेषण जो होता है वो पाश्चात्य होता है। ठीक है। सर्वनाम पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्वनाम कौन सा है। निम्न जो अंडरलाइन वर्ड है, आपकी सब राह देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा था और आपको अंडरलाइन किया था। पूछ रहा था कि रेखांकित शब्द जो है वो कौन सा सर्वनाम है। तो आप जो होता है ये निजवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आप जानते ही हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इसके अलावा संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये सब होते हैं। तो ये आप जो होता है ये निजवाचक सर्वनाम होता है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था। कभी कहीं कहीं यहाँ ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम में भी आता है, लेकिन वो एक्सेप्शन होता है। जो आप आता है, आप, खुद, ये सब क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। विशेषण पूछ रहा है कि नेक्स्ट विशेषण कौन सा है। मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। इसमें विशेषण क्या है, इसमें विशेषण पूछ रहा है, मतलब 3 संज्ञा है और एक विशेषण है, वही विशेषण पूछ रहा है। तो मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। तो ये आपका जो नैतिक है ये आपका विशेषण शब्द है। अब इसका विशेषण है कि मतलब इसका संज्ञा क्या होगा, तो नैतिक का संज्ञा जो होता है वो नीति होता है। नीति, नीति जो होता है वो इसका नैतिक का संज्ञा होता है, नैतिक विशेषण है। अब मजहब है, मजहब का विशेषण क्या होगा, मजहबी। पीड़ा है, पीड़ा का विशेषण क्या होगा, पीड़ित। अज्ञान है, अज्ञान का विशेषण अज्ञानी। ठीक है। तो इस तरीके से हम आप लोग बातों को ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश करिए, आप लोग बहुत आराम से समझ जाएंगे। आप लोगों को काफी चीजें यहाँ से क्लियर होती भी चलेगी। ठीक है। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास आपको मिलते रहे। ठीक है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। अब पूछ रहा है कि धीरे धीरे जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ये क्या है, ग्रामर की दृष्टि से ये क्या है, तो धीरे धीरे लिखने की आदत है। लिखने की विशेषता बता रहा है कि लिखने की उसकी क्या विशेषता है, धीरे धीरे। तो जो लिखना क्या है, क्रिया है। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। बस यही बात है, ऑप्शन में था क्रिया विशेषण, आपको वही लगाना है। और ये क्या होता है, क्रिया विशेषण अव्यय भी होता है। ठीक है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय होता है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। अब लेकिन जो है ये अंडरलाइन पार्ट है, पूछ रहा है कि लेकिन क्या है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, तो लेकिन ये अव्यय शब्द है। अब पूछ रहा है लेकिन अव्यय शब्द है, लेकिन कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है कि क्रिया विशेषण अव्यय है कि संबंध बोधक अव्यय है, कौन सा अव्यय है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी करता है, तो ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और संबंध वाचक अव्यय, और उसके बाद विस्मय सूचक अव्यय, और उसके अलावा आपका जो होता है वो निपात। निपात भी एक अव्यय होता है। ठीक है। निपात भी एक अव्यय होता है। अभी आप आगे इस वाले क्वेश्चन में निपात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि निपात क्या होता है। लेकिन वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, ये समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, लेकिन अंडरलाइन पार्ट। अब देखिए निपात आगे क्वेश्चन में आ गया। रविवार है वह घर पर ही रहेगा। अब ही को अंडरलाइन किया था और पूछा था कि अंडरलाइन क्या है, अंडरलाइन पार्ट क्या है। निपात है कि क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विषय क्या है। तो इस तरीके से ही जो है ये निपात है। अब निपात है तो निपात होता क्या है, निपात होता है जो सब किसी शब्द के बाद आके उस शब्द पर जो है थोड़ा सा बल देने की कोशिश करते हैं, अधिक बल देने की कोशिश करते हैं चीजों को, तो वही उसी को ही निपात कहा जाता है। जैसे कोई वाक्य हो गया, वाक्य में किसी शब्द पर जब अधिक बल दिया जाता है तो उसे ही निपात कहते हैं। जैसे रविवार है वह घर पर ही रहेगा, मतलब वह घर पर ही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा, बहुत बल दे के बोला जा रहा है। इसी चीज को ही क्या कहते हैं, निपात। तो ये निपात हो गया ही।
ठीक है। और निपात लगभग 9 से 10 प्रकार के होते हैं, स्वीकृत, बोधक, नकारात्मक, बलदायक। इस तरीके से अवधारणात्मक जो है कई तरीके के निपात होते हैं। ये वीडियो आपको निपात की क्लास में आपको जरूर दूंगा, आप लोग वहां पे देखिएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है। व्योम जो होता है ये आकाश का पर्यायवाची होता है, गगन आकाश का पर्यायवाची होता है, नभ, ये नभ दिया हुआ है, नभ मतलब भी आकाश होता है। लेकिन ये रसाल दिया हुआ है, रसाल, ये रसाल आपका किसका पर्यायवाची है? आम का पर्यायवाची है। रसाल जो है आपका आम का पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। और आम के पर्यायवाची अति सौरभ, या एक तरीके से कहा जाए तो अमृत फल, आम को अमृत फल या अति सौरभ भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई के निकट पूना है। तो पूछ रहा है कि अंडरलाइन जो पार्ट है, मुंबई के निकट पूना है। अब ये निकट क्या है? मुंबई के निकट पूना है, ये निकट कौन सा अव्यय है? ये संबंध सूचक अव्यय है, संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय है। मुंबई के निकट पूना है, मतलब ये मुंबई पूना का संबंध जो है मुंबई से बता रहा है, इसके बहुत निकट है, तो इस तरीके से संबंध सूचक अव्यय हो गया। दूसरों की बातों में दखल देना, एक वर्ड में इसको क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है कि दूसरों की बातों में दखल देना। कुछ लोग होते हैं ना, बात बात में दो लोग बात कर रहे हैं, बीच में आके ऐसे कूद पड़ते हैं, ऐसे अपनी बातें रखने के लिए, अपने आप को बहुत आगे दिखाने के लिए मैं इसके बारे में जानकारी रखता हूँ, या कोई चीज, कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो बीच में आके जो है फालतू कूदने लगते हैं, तो लोग बोलते हैं कि तुम बीच में दखल मत करो, ठीक है। तो दूसरों की बातों में दखल देना, इसको क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। ध्यान दीजिएगा, हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप ये शुद्ध और अशुद्ध में भी पूछता है, एग्जाम में दे देता है हस्तक्षेप, ता प्या की मात्रा, लेकिन वो गलत होता है, हस्तक्षेप होता है सही सही। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए, अब ये अंडरलाइन पार्ट पूछ रहा है कि ये के लिए जो है क्या है? परसर्ग है कि आपका क्रिया है कि नाउन है, प्रोनाउन है, मतलब संज्ञा सर्वनाम क्या है? माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अब ये देखिए परसर्ग ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? परसर्ग। अब इसमें कारक नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कारक को ही परसर्ग कहते हैं, कारक को ही परसर्ग कहते हैं। और ये कौन सा कारक है? के लिए, के लिए किस में आता है? तो के लिए आपके संप्रदान कारक में आता है, के लिए आपके संप्रदान कारक में आता है। और संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो को के लिए होता है, को या के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो ये माता पिता अपने बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए, तो के लिए जो है वो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था संतोष का विलोम, कि संतोष का विलोम क्या होता है? तो संतोष का विलोम असंतोष होता है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था। और पूछा था कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता था, स्वर कहा जाता है, था नहीं, सॉरी। तो उसमें ऑप्शन भी था स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इस तरीके से कई ऑप्शन दिए हुए थे। तो स्वर का उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्रता से होता है और व्यंजनों में सहायक होते हैं, व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं तो उन्हें स्वर कहा जाता है, ये ऑप्शन पूछा था। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दी में उसको बताता हूँ। इसको मैं इरेज करूंगा, उसके अलावा नेक्स्ट इसके आगे जो है कुछ बताऊंगा आप लोगों को। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था। एक पूछा था वचन, वचन पूछा था कि कौन सा जोड़ा वचन में सही नहीं है, मतलब ऐसे वचन का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब जिसमें था लता लताएं, सखी, सखी सखियां, सखियां नहीं था, सखियां था, सखियां। तो यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन जो आपका था, सखी सखियां। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं आपके, लता लताएं ये भी वचन की दृष्टि से सही है, घोड़ा घोड़े ये भी सही है, किताब किताबें ये भी सही है। सखी सखियां में खा पे छोटी ई की मात्रा रहेगा, यही आपका ऑप्शन गलत था। इससे पूछा था कि वचन के हिसाब से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। और उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? वाच्य, मतलब वाक्य में जिसमें कर्म के अनुसार वाक्य में जो है परिवर्तन होता है, कर्म के अनुसार, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जिसमें कर्म के अनुसार वाक्य में परिवर्तन होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, कर्मवाच्य,
ठीक है। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, तीन वाच्य दिया हुआ था। और जैसे कर्मवाच्य का उदाहरण जैसे मान लीजिए पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये आपका एक उदाहरण हो गया। पुस्तक पढ़ी जाती है मतलब इसमें जो परिवर्तन हो रहा है क्रिया में, वो पुस्तक मतलब कर्म के द्वारा परिवर्तन हो रहा है। वाक्य में क्रिया में परिवर्तन जो होता है वो कर्म के अनुसार होता है। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक के अनुसार जो है पढ़ी में परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन। तू का सही बहुवचन क्या होगा? तू का सही बहुवचन मतलब ये मध्यम पुरुष है तू, ये मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष। और इसका पूछ रहा है कि तू का सही बहुवचन क्या होगा? तुम लोग होगा कि आप लोग होगा कि हम है कि ये? तो तू का जो बहुवचन होता है वो तुम लोग होता है। तू का बहुवचन क्या होता है? तुम लोग। ये ऑप्शन में ये था तो यही ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन में आप लोग भी था, हम या ये लोग था। तो मैं, लेकिन मैं अगर पूछता, तू की जगह अगर मैं पूछता तो मैं का होता हम। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। ये भी दूसरे शिफ्ट में पूछा था, पूछता नहीं, कि दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था। और अगर आप होता, आप लोग होता तो क्या होता? आप। इस तरीके से चीजें जो है आप लोग क्लियर करते हुए चलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जिस वाक्य में क्योंकि, लेकिन, परंतु ये शब्द आते हैं, क्योंकि, लेकिन, परंतु ये शब्द आते हैं, ठीक है, आदि शब्द जुड़ते हैं, आदि शब्द जुड़ते हैं, आदि शब्द मतलब समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है। आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं, ऐसे वाक्य को कौन सा वाक्य कहा जाता है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, कौन सा वाक्य कहा जाता है? तो इसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य, ध्यान दीजिएगा कि जिसमें लेकिन, किंतु, परंतु ये शब्द जुड़ते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे वह सुबह आया और शाम को लौट गया। अब वह सुबह आया, वह सुबह आया और शाम को लौट गया। ठीक है। और शाम को लौट गया, वह सुबह आया शाम को लौट गया, दो वाक्यों को क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है। तो ऐसे वाक्यों को क्या करते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं, पूछ रहा है कि ये कौन सा वाक्य है? ये विधानवाचक वाक्य है कि निषेधात्मक वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य है? ये है विधानवाचक वाक्य। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं अफर्मेटिव वाक्य। विधानवाचक या विधान सूचक वाक्य जो इसी को बोला जाता है, या विधान वाक्य, इसी को अंग्रेजी में अफर्मेटिव वाक्य कहा जा रहा है। कि सिंपल सा वर्ड है, वाक्य है, इसे विधानवाचक है। जैसे अगर इसमें बच्चे नहीं खेल रहे हैं तो निषेधात्मक वाक्य हो जाता, बच्चे क्यों नहीं खेल रहे हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता। ठीक है। इस तरीके से ये विधानवाचक वाक्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद जो पूछा था, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, इस तरीके से दिया हुआ था सेंटेंस। और पूछा था कि इसमें अशुद्ध क्या है? तो तुमको ये अशुद्ध है। चारों ऑप्शन दिया था, तुमको, मुझे, पढ़ाना है। तो तुमको की जगह क्या होगा? वो तुम्हें, तुमको की जगह क्या होगा? तुम्हें मुझे पढ़ाना है। तो इस तरीके से ये वाला यहाँ पे अशुद्ध हो गया। तुमको, तुम्हें जो है इसका करेक्ट होगा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोलना पूछा था, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उसने तो मेरी आंखें खोल दी, तो आंखें खोलना का इसका जो है ये एक मुहावरा है। और इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा आंखें खोलना मतलब भ्रम को दूर करना, भ्रम को दूर करना, ये था। अब एक लोकोक्ति भी पूछा था। और लोकोक्ति क्या पूछा था? कि आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना, इसका मतलब क्या होता है? संकट के समय बचाव के लिए सोचना। संकट के लिए संकट के समय बचाव के मतलब जब आग लगे तो आप कुआं खोदो। तो अब पूछा था कि पृथ्वी, पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि के स्थान को क्या कहा जाता है? पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि जो स्थान होता है, इनको एक साथ क्या कहा जाता है? तो अंतरिक्ष कहा जाता है। ठीक है। अंतरिक्ष कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा था, पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि के स्थान को क्या कहा जाता है? तो अंतरिक्ष कहा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था। अब जितने ही क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। पूछा था कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? अवधी, बघेली,
छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, और नेक्स्ट था जयपुरी। तो ये आपको पता होगा कि ये सारी की सारी बोलियां जो है आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। लेकिन ये जयपुरी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली ये बोली है जयपुरी। ठीक है, कौन सी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं बोली जाती है पूर्वी हिंदी के, तो ये जयपुरी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, मतलब कौन सा राज्य हिंदी भाषी राज्य नहीं है। अब ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और उसके अलावा था बिहार। उसके अलावा था बिहार। तो इसमें आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार ये आपके हिंदी भाषी राज्य हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र आपका हिंदी भाषी राज्य नहीं है। महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं है। अब पूछ रहा है कि हिंदी रामचरितमानस के रचयिता पूछ रहा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसको आपको पता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामचरितमानस के रचयिता हैं, रचयिताकार है। ठीक है, रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आधे अधूरे, अब जो पूछा था वो हिंदी साहित्य से पूछा था कि आधे अधूरे ये किस विधा की रचना है। आधे अधूरे ये किस विधा की रचना है। तो आधे अधूरे जो है वो एक नाटक है, और नाटक है तो किसका है, मोहन राकेश का है। ये आधे अधूरे विधा कौन सी है, नाटक है। ना ये उपन्यास है ना ये कहानी है, ये क्या है, नाटक है। और ये आधे अधूरे कौन लिखा है, तो मोहन राकेश द्वारा लिखित ये नाटक है, मोहन राकेश। ठीक है, इसके अलावा हिंदी साहित्य से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो जयद्रथ वध जो है ये आपके मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की ये भी पूछा था। तो आपको हिंदी साहित्य से जो इंपॉर्टेंट नाटक, उपन्यास, कहानियां हैं, आपको उनको तैयार करना होगा। अगर आपको वीडियो एग्जाम क्लियर करना है तो आपको ये तैयार करना होगा। मैथिली शरण गुप्त के इसके अलावा पंचवटी हो गया, साकेत हो गया, यशोधरा हो गया, द्वापर हो गया, झंकार हो गया, जय भारत हो गया, ये सब मैथिली शरण गुप्त के नाटक और उपन्यास है। ठीक है, तो जयद्रथ वध जो है वो मैथिली शरण गुप्त का हो गया। अब पूछा है छायावादी रचनाकार, चार जो है लेखक के नाम दिया हुआ है, और मैं पूछ रहा है कि कौन से छायावादी रचनाकार हैं। छायावादी में सबसे पहले नागार्जुन नाम दिया हुआ है, नागार्जुन। नागार्जुन के बाद आपका दिया हुआ है मुक्तिबोध, मुक्तिबोध, फिर सुमित्रा नंदन पंत, मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, और उसके अलावा आपका दिया हुआ है त्रिलोचन शास्त्री, त्रिलोचन शास्त्री, त्रिलोचन शास्त्री। चारों में आपको पता करना है कि कौन से छायावादी रचनाकार हैं। तो छायावादी जो है वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। छायावादी चार स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, ये चार छायावादी स्तंभ माने जाते हैं। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद पंत, निराला वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इन चारों को जो है वो छायावादी चार स्तंभ माने गए हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी साहित्य, ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य को चार कालखंडों में विभाजित किया गया है। कितने, हिंदी साहित्य को चार कालखंडों में विभाजित किया गया है। आखिरी क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को चार कालखंडों में विभाजित किया गया है। चार कौन कौन से हैं, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं चारों के बारे में। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये हिंदी साहित्य के चार काल हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य को चार काल खंडों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और वर्तमान समय क्या चल रहा है, आधुनिक काल। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा भी। और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।